Hello, my dear students, and welcome to my channel. I will be continuing with the fifth chapter of chemistry of class 9th, the periodic table. तो आज हमारा लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करूंगा. तो द टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज जनरल ट्रेंड्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो तुम्हारे सामने है, इसमें एक जनरल ट्रेंड दिखता है. प्रॉपर्टीज के वेरिएशंस में एक ट्रेंड दिखता है. उस ट्रेंड को हम आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स लुक at the groups. Suppose I'm talking about group 1. देखो ये group 1, फिर मैं इसके बगल में group 2 लिखता हूँ, फिर this is group 3, group 4, ठीक है, like this group 5, group 6, group 7, ऐसे करते करते group 18 तक. ये लास्ट ग्रुप है, मैं ऊपर लिख दिया group 18, जिसे जीरो ग्रुप भी बोलते हैं. फाइन, टेक एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप ले लो. सपोज मैं पहला ही ग्रुप लेता हूँ. लेट मी सर्कल दिस ग्रुप. मैंने येलो से सर्कल कर दिया. तो अभी जो ग्रुप है ये ग्रुप 1 की मैं बात कर रहा हूं. कोई भी ग्रुप की बात मैं बात कर सकता हूं. ठीक है, नहीं ग्रुप. अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं, फ्रॉम हाइड्रोजन टू लिथियम, देन टू मैग्नीशियम, देन टू पोटेशियम, देन टू रुबिडियम, देन टू सीजियम, देन टू फ्रांशियम. ऊपर से नीचे अगर मैं एलिमेंट्स में मूव करता हूं डाउन अ ग्रुप, तो मैं क्या देखता हूं कि साइज ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस, या फिर बोल सकते हो साइज ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस. हर एक एटम का साइज इंक्रीज करता है. हाइड्रोजन का जो साइज है उससे थोड़ा बड़ा साइज होता है लिथियम के एटम का, फिर उससे थोड़ा बड़ा साइज होता है सोडियम के एटम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का. सबसे बड़ा साइज है इस ग्रुप में फ्रांशियम का. तो ऐसा क्यों होता है, ये चीज तो हमें लिखनी है. हम लिखेंगे कि व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. ठीक है, ये क्यों होता है इस पे भी एक बार हम लोग गौर फरमा लेते हैं. हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1. लिथियम का देखो 3 है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1. सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर, सो 2 8 1. पोटेशियम का 19 है एटॉमिक नंबर, सो 2 8 8 1. ओके, सो इफ यू सी, हर एक स्टेप में जैसे मैं नीचे जा रहा हूं, हर एक स्टेप में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहा है ना. हाइड्रोजन में सिर्फ एक शेल है, दैट इज के शेल. लिथियम में 2 शेल्स हैं, के शेल एंड एल शेल. सोडियम में 3 शेल्स है, के शेल, एल शेल एंड एम शेल. पोटेशियम में 4 शेल्स हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल. दिख रहा है? तो उसके जो पीरियड नंबर है उतने शेल्स हैं. तो हर एक सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं नंबर ऑफ शेल्स एक एक बढ़ रहा है. उसी तरह रुबिडियम में कितने शेल्स होंगे? 5 शेल्स. सीजियम में कितने शेल्स होंगे? 6 शेल्स. फ्रांशियम में 7 शेल्स. तो हर एक स्टेप में मैं जैसे जैसे नीचे आऊंगा इन एनी ग्रुप, the number of shells increases, and obviously if shells is increasing the atomic size will increase. जैसे हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है और मैंने एक शेल बनाया क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है. लिथियम का ये न्यूक्लियस है और मैंने 2 शेल्स बनाया. पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. उसी तरह अगर मैं सोडियम का बनाता हूं, तो सोडियम का रेड वाला न्यूक्लियस है एंड देन देयर आर 3 शेल्स. फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन. सो ग्रेजुअली इफ आई मूव डाउन द नंबर ऑफ शेल्स इज इंक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ and the atomic size increases as we move down the group. This is one thing very very clear. ये मैं लिखवाऊंगा अभी, लेकिन समझो अभी. Now it happens for any group. It's not only about the first group. You can check it for any group. Say let's talk about this group 5 6 7 8 9 10 11 12 13. चलो ग्रुप 13 की बात करते हैं क्योंकि इसमें से जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं. So see boron is 5 इसका एटॉमिक नंबर है, so we can write no 2 3. एल्यूमिनियम का देखो 13 एटॉमिक नंबर है, 2 8 3. करेक्ट. तो देखो नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ा बोरॉन से, एल्यूमिनियम बढ़ गया. 2 शेल्स था बोरॉन में, अभी 3 शेल्स होंगे एल्यूमिनियम में. उसी तरह गैलियम में 4 शेल्स होंगे, इंडिकम में 5 शेल्स होंगे. इसी तरह से एक एक नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इज इंक्रीजिंग. वेरी इजी. नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन एनी मोर इन दिस. एज आई मूव डाउन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इज इंक्रीजिंग इन ईच स्टेप.
and thus the atomic size is increasing. Now what happens if we move from left to right? अगर मैं left to right move करूं across any period. Now let me clear the screen and let's talk about what happens if I move left to right in any period. Let's talk about period 1 first. Period 1 means I'm talking about hydrogen and helium. These are the only two elements which are present in period 1. ठीक है ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम. सी हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर में बनाऊं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो सेंटर में है न्यूक्लियस और एक ही इलेक्ट्रॉन है which is orbiting around this nucleus. हीलियम का अगर मैं बनाऊं, हीलियम में भी एक ही शेल है लेकिन दो इलेक्ट्रॉन्स है उसी शेल में. करेक्ट? आई होप दिस इज क्लियर. हाइड्रोजन एक का भी एक ही शेल है और दो इलेक्ट्रॉन्स है. तो लॉजिकली देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि दोनों में ही एक एक शेल्स है, तो एटॉमिक साइज तो बिल्कुल सेम होना चाहिए. राइट? एटॉमिक साइज सेम होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन में भी एक शेल है, हीलियम में भी एक ही शेल है, तो भाई एटॉमिक साइज तो सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है. लेकिन ऐसा नहीं है. एक और फैक्टर है, वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसे न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, अलग अलग नाम है. न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर पुल, किसी भी नाम से बुलाओ, न्यूक्लियर पुल. तो ये जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है, करेगा ही, क्योंकि न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. और जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, पुल है ही. तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है. एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में एक पुल बन रहा है. उसी तरह हीलियम का सोचो, दो प्रोटॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें भी पुल है. किस केस में पुल ज्यादा होगा? दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा होगा. हाइड्रोजन का न्यूक्लियर पुल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बीच में पुल, और हीलियम में दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पुल. किसमें इलेक्ट्रॉनिक पुल, इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली हीलियम में होगा, बिकॉज हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो प्रोटॉन्स है, तो इट विल गिव देयर विल बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. तो मैं अगर देख रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनिक पुल, न्यूक्लियर पुल हीलियम में ज्यादा है, तो पुल जितना करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ, तो साइज तो छोटा हो जाएगा ना. मैं अगर किसी चीज को खींच रहा हूं मेरे तरफ, पुल कर रहा हूं, तो मैं मेरे वो तो सिकुड़ जा रहा है ना. तो न्यूक्लियस इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज. एज अ रिजल्ट आप गेस करके बोलो. अभी तो मैंने बताया हाइड्रोजन और हीलियम में किसका साइज छोटा होगा? किसका साइज छोटा होगा? यस, यू आर राइट. हीलियम इज स्मॉलर देन हाइड्रोजन. Although both of them have same number of shells, but since nuclear pull is more in helium, so it will be smaller. Hydrogen will be comparatively larger. तो एक चीज गौर फरमाना, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था डाउन अ ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने से, जैसे मैंने हाइड्रोजन से मैं हीलियम की तरफ गया तो ये लेफ्ट टू राइट में मूव किया ना, तो लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज डिक्रीज किया. हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन से मैं हीलियम गया तो हीलियम का साइज छोटा है हाइड्रोजन से, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज. यू कैन टॉक अबाउट, टेक एनी पीरियड. लेट्स टॉक अबाउट पीरियड 2. लेट्स लुक एट पीरियड 2 इन द फिगर. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ठीक है. ये तो देखो, लिथियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सो इसको मैं लिख सकता हूं 2 1. ठीक है, 2 1. बेरिलियम का भी 2 2. बोरॉन का 2 3. कार्बन का 2 4 होगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाइट्रोजन का 2 5. ऑक्सीजन का 2 6. फ्लोरीन का 2 7 और नियॉन का 2 8. तो देखोगे कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं पीरियड 2 के, इसमें सब में दो दो शेल्स हैं, दो शेल्स हैं. लेकिन क्या डिफरेंट है? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लिथियम में कितना प्रोटॉन्स है? टेक टाइम एंड आंसर. लिथियम में कितने प्रोटॉन्स है?
3 प्रोटॉन्स, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है। सो लिथियम में 3 प्रोटॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक न्यूक्लियर पुल बना, एक अट्रैक्शन बना। जस्ट उसके बगल में बेरिलियम है। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो लिथियम से ज्यादा प्रोटॉन्स है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें एक स्ट्रॉन्गर पुल बनेगा। तो लिथियम से छोटा होगा बेरिलियम। फिर बोरॉन में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन्स के बीच में पुल है, उसमें तो साइज और छोटा हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज मच स्ट्रॉन्गर। और फिर अगर उसके बाद में जाऊंगा कार्बन में, नाइट्रोजन में, तो साइज और छोटा होता रहेगा, देन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर पुल. So this is very clear that as we move from left to right in a given period, the atomic size decreases. And as I move from top to bottom, up to down, in a given group, the atomic size increases. So चलो इसको लिख लो. Let's write this. तो देखो मैंने क्या लिखा है about atomic size. On moving down a group, the atomic size increases. Atomic size बढ़ता है undoubtedly. रीजन क्या है? ड्यू टू एडिशन ऑफ अ शेल. हर एक शेल में हर एक शेल ऐड होता है, हर एक स्टेप में, इन ईच सब्सिक्वेंट स्टेप, हर एक स्टेप में एक एक शेल ऐड होता है. स्टेप में यहाँ पे मतलब क्या है? स्टेप मींस अ पीरियड. इन ईच सब्सिक्वेंट पीरियड there is one shell increasing, and that is the reason for the increase in atomic size. Very simple. What happens on moving left to right across a period? The atomic size decreases. Why? Due to increase in the nuclear pull on the electrons. Electrons पर जो nuclear pull है वो increase करता है, तो size decrease करता है. Now let's come back to the periodic table once again. अब हम next चीज को पढ़ेंगे. Let me clear the screen. See, what about number of shells? What about number of shells in a particular group? If I move down a group, number of shells increases or decreases? ये तो मैंने अभी बताया. If I move down a group, number of shells increases or decreases? Obviously increases. Hydrogen का एक shell, lithium का 2 shells, सोडियम के 3 शेल्स, पोटेशियम के 4 शेल्स, रुबिडियम के 5 शेल्स होते हैं, सीजियम के 6 शेल्स, फ्रांशियम के 7 शेल्स. जितने जिस पीरियड में वो बिलोंग करता है उतना ही शेल्स. तो इफ आई मूव डाउन अ ग्रुप, मैं अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऊपर से नीचे आया तो नंबर ऑफ शेल्स क्या किया? इंक्रीज किया. लेकिन अक्रॉस अ पीरियड में अगर जाऊंगा, किसी भी पीरियड में, इफ आई मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ आई मूव अक्रॉस अ पीरियड, what will happen? Will the number of shells increase or decrease or remain same? क्या होगा? ऑप्शन 3 है तुम्हारे पास. If moving left to right across a period, number of shells will increase, decrease or remain same. Yes, I could hear that you are saying it will remain same, and your answer is correct. Lithium में भी 2 shells, बेरिलियम में भी 2 शेल्स, बोरन में भी 2 शेल्स, कार्बन में भी 2 शेल्स, नाइट्रोजन में भी 2, ऑक्सीजन में भी 2 शेल्स, फ्लोरीन में भी 2 शेल्स है, नियॉन में भी 2 शेल्स है. ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 हैज 2 शेल्स, फिक्स नंबर ऑफ शेल्स. उसी तरह पीरियड 3 में बात करेंगे तो पीरियड 3 के सारे एलिमेंट्स में 3 ही शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं. सो even if I move from left to right, right to left, whatever I do, in a given period, number of shells remain unchanged. ये एक दूसरा ट्रेंड हम लिखेंगे कि ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में तो शेल्स इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो शेल्स रिमेन अनचेंज्ड. ओके, सो राइट डाउन about number of shells. On moving down a group, number of shells increases, but on moving across a period, number of shells remains unchanged. इसके बाद जो तीसरा ट्रेंड है उसके बारे में हम लिखेंगे वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है? Those electrons which are present in the outermost shell. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वो कैसे वैरी करेगा? कम बैक टू द पीरियोडिक टेबल वंस अगेन. हियर इन फ्रंट ऑफ यू इज द पीरियोडिक टेबल. लेट्स सी ग्रुप 1. ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को देखूं, क्या वो इंक्रीज करता है, क्या वो डिक्रीज करता है, क्या वो सेम रहता है?
हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब पता चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1, लिथियम का 2 1, सोडियम का 2 8 1, पोटेशियम का 2 8 8 1, यहीं तक लिखते हैं। तो इफ यू सी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज सेम ना, सेम ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो सेम है ना, सब में 1 है। हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन। यही जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से इन्हें ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज सेम, सो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनचेंज्ड। इसी तरह तुम अगर बेरिलियम को देखो, ग्रुप 2 की बात मैं कर रहा हूं, ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं, तो बेरिलियम को देखो तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज इट इज 2 2, मैग्नीशियम इज 2 8 2, कैल्शियम इज 2 8 8 2। हाँ, नंबर ऑफ शेल्स जरूर बढ़ रहा है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है क्या वो चेंज कर रहा है? नहीं। इफ यू सी, बेरिलियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कैल्शियम में भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in a particular group does not change, so on moving down a group it does not change at all. Now what happens if I move across a period? Let's see. हाइड्रोजन का देखो, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिख रहा है ना, हाइड्रोजन एक पर्टिकुलर पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, आई हैव टेकन पीरियड 1 नाउ। सो पीरियड 1 में मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, लेफ्ट में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पीरियड, लिथियम। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो 2 3 होता है ना, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजिंग as I move across a period, ठीक है, number of valence electron is increasing as I move across a period. Last वाले element को देखो, neon का, it is 2 8, isn't it? 2 and 8, so 2 8, this is the last element in this period, और उसके सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। उसके जस्ट आगे फ्लोरीन है, उसका 2 7 होता है, फिर उससे कम होता है ऑक्सीजन में 2 6। तो आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखो, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव किया वो इंक्रीज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में नियॉन में 8 आ गया। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। पक्का समझ में आ गया होगा? लेट्स राइट दिस. So see, let's read about number of valence electrons. On moving down a group, the number of valence electrons remains unchanged, remains fixed, constant. While on moving across a period, of course, left to right. Across a period में जब भी बोलूंगा ना, या क्वेश्चन में जब भी दिखेगा, it is never right to left. अगर left to right लिखा हुआ नहीं भी रहे, तो it is assumed that we are talking from left to right only. So on moving across a period, of course left to right, the number of valence electrons increases. वो increase कर रहा है, और हमने अभी देखा भी कि वो कैसे increase कर रहा है. Fine. Let's talk about the next property. Next जो property के बारे में है हम पढ़ने वाले हैं वो है valency. Valency. Now don't confuse between valence electrons and valency. Valence electrons means those number of electrons which were present in the outermost orbit, outermost shell. उन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी को बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। जितना इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर देगा या एक्सेप्ट करेगा या शेयर करेगा स्टेबल बनने के लिए, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी कैसे वैरी करता है वो हम देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप फर्स्ट। पहले मैं देखता हूं ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा है, क्या वेरी कर रहा है? कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो फिर नहीं कर रहा है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। तो लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 1। ग्रुप 1 को ही लेके देखते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी है? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, लिथियम की वैलेंसी भी तो 1 है। याद है ना वैलेंसीज? नहीं याद है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर सकते हो कि इसका 2 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ताकि वो हीलियम का स्टेट पा ले। और देन नेक्स्ट इज सोडियम, दिस इज 2 1, sorry 2 8 1, देन पोटेशियम इज 2 8 8 1। तो सबके वैलेंसीज को देखो, सभी यहां पे जितने भी हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन कई बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है
ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए कई बार वो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट भी कर देता है, वो एनायन भी बनता है, कैटायन भी बनता है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वैलेंसी कितनी है? 1 ही है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, और बाकी सारे जितने भी मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सभी एक एक इलेक्ट्रॉन को, अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, उसको वो डोनेट करता है ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके, स्टेबल बन सके। तो इसकी भी वैलेंसी 1 है। तो जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 1 के, सबके वैलेंसी 1 है। उसी तरह ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है, सबके वैलेंसी 2 है। ग्रुप 3 के जितने भी एलिमेंट्स है, सबके वैलेंसी 3 है। तो इफ वी सी द वैलेंसी of a particular element in a given group remains unchanged. हाँ, of course there are exceptions when we talk about variable valency. कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दो वैलेंसीज शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज, तो एक्सेप्शन तो वो है ही। So let us not talk about that. Those are exceptions and those are different things. But अगर मैं बात करूं constant वाले वैलेंसी के वाले एलिमेंट्स को, तो on in a particular group the valency remains constant. ठीक है ना? तो इसीलिए ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप द वैलेंसी डज नॉट चेंज। क्यों? तुम अगर खुद से चेक करो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है? 2, मैग्नीशियम की भी 2, कैल्शियम की भी 2। वैलेंसी वाले चार्ट जो चैप्टर 1 में पढ़ा था, उसमें देखना बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सबके वैलेंसी 2 है। तो वैलेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। लेकिन अगर मैं अक्रॉस अ पीरियड जाऊंगा तो कैसे वैरी करेगा? लेफ्ट टू राइट जाऊंगा अक्रॉस अ पीरियड तो कैसे वैरी करेगा? तो यहां पे कुछ अलग तरह से वेरिएशन करता है। अक्रॉस ए पीरियड जाऊंगा तो पहले तो वैलेंसी इंक्रीज करेगी, लेकिन फिर वैलेंसी डिक्रीज करेगी। यहां पे बहुत ही स्ट्रेंज सा पैटर्न है। देखो, लेट्स टॉक अबाउट पीरियड 2। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल ऑफ पीरियड नंबर 2। लिथियम की वैलेंसी कितनी है? मैं यहां लिख रहा हूं, लिथियम की वैलेंसी 1 है। बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है? 2 है। उसी पीरियड में नेक्स्ट एलिमेंट है बोरॉन। बोरॉन की वैलेंसी कितनी है? 3 है ना? 2 3 होता है ना इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। सो बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है कार्बन का। तो यहां ऐसे तो मुझे लगा कि लिथियम से बेरिलियम से बोरॉन से कार्बन, जब तक मैं कार्बन तक गया तो वैलेंसी इंक्रीज किया कि नहीं? लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, तो वैलेंसी इंक्रीज किया जब तक मैं कार्बन तक गया। अब कार्बन के बाद जैसे ही नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? डू यू नो इट? नाइट्राइड लिखते हैं ना, N3 माइनस, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। 4 से 3 हो गया, वैलेंसी डिक्रीज कर गया। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, याद है ना, ऑक्साइड O2 माइनस लिखते हैं, चैप्टर 1 में पढ़ा था। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, और नियॉन की वैलेंसी 0, क्योंकि इसका कंबाइन ही नहीं करता है, नोबल गैस है, संन्यास लेके बैठा हुआ है। ये सारे नोबल गैसेस ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, 0 होता है। तो जितने भी नोबल गैसेस है उन सबकी वैलेंसी 0 है। दे डोंट हैव एनी कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्योंकि वो इसीलिए नोबल है। अच्छा, तो इफ यू सी द पैटर्न ऑफ वैलेंसीज, पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, पहले तो वैलेंसीज इंक्रीज किए 1 2 3 4, और उसके बाद 4 के बाद 3 2 1 0 हो गया, वैलेंसी फिर डिक्रीज किया। तो ये हर एक पीरियड में होता है, सिर्फ इसी में नहीं है, इट इज इन एनी पीरियड, यू कैन चेक इट। नेक्स्ट वाले पीरियड में चेक कर सकते हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन तक वैलेंसीज इंक्रीज करेंगे, फिर पोटैश, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यहां वैलेंसीज डिक्रीज करेंगे। तो वैलेंसी across a period from left to right increases first from 1 to 4 and then it decreases from 4 to 0। यही होता है across a period। और down a group तो वैलेंसी चेंज ही नहीं होती है, ठीक है ना? So let's write this now. So this is what I have written about valency. On moving down a group, the valency of elements remains unchanged. ठीक है? And on moving across a period left to right, the valency first increases from 1 to 4, जैसे हमने देखा अभी, and then it decreases back to 1। मैंने यहाँ क्यों लिखा decreases back to 1? डिक्रीजेस बैक टू 0 होना चाहिए ना, क्योंकि नोबल गैसेस तो लास्ट में 0 उनका कैपेसिटी है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते हैं। वी डोंट काउंट द नोबल गैसेस, एक्चुअली तो इट इज डिक्रीजिंग बैक टू 0, ठीक है? बट नोबल गैसेस तो काउंट में ही आता, क्योंकि वैलेंसी, उसके लिए वैलेंसी वर्ड ही यूज नहीं होती है। बात ये है, नोबल गैसेस का कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज ही नहीं करते वैलेंसी।
तो ये तो काउंट के बाहर ही है, इसीलिए काउंट हम कहां तक करते हैं, ग्रुप 17 तक। तो इट देयरफॉर वी आर राइटिंग डिक्रीजेस बैक टू 1 तक डिक्रीज करता है, ठीक है ना, बिकॉज द वर्ड वैलेंसी इज नॉट यूज्ड एट ऑल फॉर नोबल गैसेस, दैट इज द रीजन। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो अगर मैं लिखूं डिक्रीजेस बैक टू 0, ये गलत भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वैलेंसी 0 ही है नोबल गैसेस की। आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर किसका, मेटालिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, अगर मैं डाउन अ ग्रुप पहले जाता हूं, फिर मैं देखूंगा अक्रॉस अ पीरियड का भी। सो सी लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 1। जितना इजीली वो अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग मेटल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, जितना इजीली वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा वो उतना स्ट्रॉन्गर मेटल है, उसकी मेटेलिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा है। मेटल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इस बात को दिमाग में एकदम घुसा लो। मेटल्स मींस इलेक्ट्रॉन डोनर्स, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है वो उतना बड़ा मेटल। मैं अगर 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूं और मेरे बगल में दूसरा एलिमेंट है वो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी दूसरे को, तो वो 7 कर रहा है, मैं 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं तो वो ज्यादा अच्छा मेटल है मेरे से। तो जो जितना इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है वो उतना स्ट्रॉन्गर मेटल है, उसकी मेटेलिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा है। और जो मेटल डोनेट नहीं करता है, एक्सेप्ट करता है, वो है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। जो जितना इजीली मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा वो उतना अच्छा नॉन मेटल है, और जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा वो उतना स्ट्रॉन्गर, वो उतना अच्छा मेटल्स है। यही है लॉजिक, यही है केमिस्ट्री बस। तो हाइड्रोजन में देखो, इसका जो एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारा, भिखमंगा है हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, कुछ नहीं है इसके पास। तो सो दिस हाइड्रोजन एंड इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। फिर भी देखो इस बेचारे पर मुझे तरस आती है, क्योंकि एक बार इसको ग्रुप 1 वाले बोलते हैं कि नहीं ग्रुप 17 में जाओ, ग्रुप 17 वाले बोलते हैं नहीं ग्रुप 1 में जाओ, ठीक है ना, यही बेचारे के साथ है। सो इट इज वेरी सैड अबाउट हाइड्रोजन, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज ऑलरेडी वेरी सैड। ओके, उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम में देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर नेक्स्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो सोडियम है उसके बाद इसमें 3 शेल्स हैं। ये सब तो तुम्हें पता ही है, तुम लोग सब बना लोगे, इतना मुझे पता है, तुम लोग सब स्मार्ट हो। तो इसमें इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, बाप रे अभी मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। फिर पोटेशियम। तो भाई जितना ज्यादा साइज बढ़ रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतना इजीली डोनेट हो जाएगा ना, क्योंकि देखो मेरे से तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, न्यूक्लियस है सेंटर में, न्यूक्लियस से हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा क्लोजर है। फिर लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा डिस्टेंस में है। मैं फिगर में मार्क कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, फिर लिथियम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, फिर सोडियम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। तो देख रहे हो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस उसको उतना इजीली खींच नहीं पा रहा है, क्योंकि साइज बड़ा हो जा रहा है। साइज अगर छोटा रहता तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अपने पास खींच के रखता। जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर निकल सकते हैं ऑर्बिट से, इजीली डोनेट हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का पुल उन पर कम हो जा रहा है। And this is what is happening when the size is increasing, the metallic nature is increasing, because electrons can be donated more easily. As the size is increasing, electrons can be donated more easily because the outermost electrons have very less nuclear pull as the size is increasing. तो इसीलिए as I move down a group, the metallic character increases because electrons can be donated easily. But across a period जाएंगे तो हमें पता है ना, अक्रॉस ए पीरियड जाएंगे तो एटॉमिक साइज छोटा होता रहता है, वी हैव स्टडीड इट इन टुडेज क्लास ओनली, टुडेज वीडियो ओनली। एट तो मैं अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड में मैं अगर लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो साइज डिक्रीज कर रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स
इजीली रिमूव नहीं किए जा सकते, इजीली डोनेट नहीं होंगे। और ये तो दिख भी रहा है कि देखो इधर में की तरफ मैं जा रहा हूं ना, तो बोरॉन के बाद देखो कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। और इस साइड में बेरिलियम, लिथियम, बोरॉन, ये सारे मेटल्स हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है, मेटेलिक नेचर डिक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है, मेटेलिक नेचर डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने से। लेकिन डाउन अप टू डाउन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप आने से मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज होता है। ऐसे सोच सकते हैं हम। दिस इज द रीजन। ओके, नाउ लेट्स राइट डाउन व्हाटएवर वी हैव स्टडीड। So see what I have written. On moving down a group, the metallic character increases as the electrons can be donated more easily. नीचे जाऊंगा, electrons easily donate होंगे. You can write the tendency to donate the electrons increases. ये लिख सकते हो ना. As I move down the group, the tendency to donate electrons increases. Therefore, metallic character increases. Why does it happen? Because of decrease in nuclear pull on the valence electrons. Nuclear pull decrease हो जाता है इसलिए. And on what happens on moving across a period left to right, the metallic character decreases as the tendency to lose electrons, to donate the electrons decreases. इतना easily अब electron donate नहीं करता है, decreases. And why? Due to the increase in nuclear pull on the valence electrons. Nuclear pull increase कर रहा है इसीलिए. So I hope this is pretty clear. All the general trends which I have discussed today are very important, and various questions can come from these topics in your exam. So one question is in front of you which is based on whatever I have taught today, covering certain of the topics, and this is from your book exercise 5B from Concise Chemistry. Well, तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन हूबहू जैसा है, पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लो अपने नोटबुक पर, वीडियो को पॉज करो, कॉपी डाउन द क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो को प्ले करना, एक्सप्लेनेशन सुनना. तो let us understand now the positions of elements A, B, C, D, E and F. 5 एलिमेंट्स A, B, C, D, E, F. यहाँ F फ्लोरीन नहीं है, नेसेसरीली फ्लोरीन नहीं है, कोइंसिडेंटली यहाँ पे ये फ्लोरीन को ही हो गया, पर ऐसी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि F यहाँ फ्लोरीन होगा. लेकिन इस क्वेश्चन में इफ यू सी द पोजीशन ऑफ F, ये ग्रुप 17 का फर्स्ट एलिमेंट है, ऐसा लग रहा है मुझे. तो ग्रुप 17 का फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन ही होता है. सो कोइंसिडेंटली यहाँ F तो फ्लोरीन को डिनोट कर रहा है, लेकिन दिस C is of course not carbon, okay, because fluorine के नीचे कार्बन नहीं होता है. So here A, B, C, D, E and F are not the real symbols. This B is not boron over here, not necessarily boron over here. So don't get confused by those symbols. These A, B, C, D and F are just random letters. Okay, now अगर हम देखें ग्रुप 1 लिखा हुआ है, फिर ग्रुप 2, फिर ग्रुप 17, फिर ग्रुप 18, इस तरह से है. तो ग्रुप यहाँ पूछा गया विच ऑफ स्टेट विच आर मेटल्स, कौन सारे एलिमेंट्स इसमें से मेटल है, कि कौन नॉन मेटल्स है और कौन नोबल गैसेस है इन दिस टेबल. तो हम तो जानते हैं ना कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के वो सारे मेटल्स होते हैं, उन्हें हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं. ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, इसी चैप्टर के वीडियो में, प्लेलिस्ट में होगा. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दोज वीडियोस इस चैप्टर के, तो उनको पहले देख लो. तो ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. तो दोनों ही मेटल्स हैं. तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं. तो इसीलिए यहाँ पे मेटल्स पूछा गया, तो हम लिखेंगे एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी, दीज आर मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या है? ऑफ कोर्स ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोलते हैं, राइट? ये मैंने उस टाइम भी बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हैलोजेंस बोलते हैं, वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं. फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है. तो दिस F and C, they are the non metals over here. Noble gas, of course group 18 के एलिमेंट्स को noble gas बोलते हैं, and here it is D and E, they are the noble gases in this table. So first answer is done. Second answer, which is the most reactive metal? Of course, मैंने बताया था ना, metallic nature increases on moving down a group and decreases on moving across a period. तो अगर मैं देखूं, दो ही metals हैं A और B, इनमें भी कौन सबसे stronger metal होगा? A, क्योंकि वो नीचे है, B से भी नीचे. तो moving down a group, the metallic nature increases. तो A is a stronger metal, more reactive metal than B. The most reactive metal is A, and less reactive metal is B. Now about non-metal, non-metal यहाँ दो है, F and C.
तो कौन ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है? नॉन मेटल में ऊपर के उल्टा होता है, तो F इज मोर रिएक्टिव नॉन मेटल देन C। तो F इज मोर रिएक्टिव, तो नॉन मेटल में देखेंगे तो F सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल है। और फ्लोरीन यहाँ पे तो इसका सिंबल F हो गया, कोइंसिडेंटली वो फ्लोरीन ही है, और फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल होता है, ये याद रखना। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, द बेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर इज सीजियम। ठीक है, तो सीजियम मेटल्स के केस में द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल और मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज फ्लोरीन, ये याद रखना। ओके, I think this is clear. The third question says which type of ion will be formed by A, B and C? A metal है, and metals always form cations, है ना? metals अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनता है, तो A तो कैटायन बनेगा। B भी मेटल है तो वो भी कैटायन बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। C नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज आयंस बनते हैं, तो वो एनायन बनेगा। इतना ही सिंपल है। मेटल्स ऑलवेज फॉर्म्स कैटायंस, नॉन मेटल फॉर्म्स एनायन, तो इसीलिए ए बी कैटायन बनेगा, सी एनायन फॉर्म करेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर। अगर मैं इसमें पूछूं, एक क्वेश्चन में ऐड कर दूं इसमें, जो बुक में नहीं है, बुक एक्सरसाइज में मैं अपने से बना रहा हूं, कि इन कंपैरिजन टू बी एंड सी, रादर बुक में है, मुझे अभी दिख रहा है कि बुक में है, बी एंड सी में अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा बड़ा एलिमेंट है? सो लिखो क्वेश्चन, आउट ऑफ B and C which is larger? कौन बड़ा है B और C में? तुम लोग सोचो तो, B और C में कौन बड़ा है? तो मैं बताया ना, B से C जाऊंगा तो मुझे तो लेफ्ट से राइट जाना पड़ा अक्रॉस अ पीरियड, और लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, छोटा होता है, यानी C इज स्मॉलर देन B। तो यहाँ पे विच इज लार्जर पूछा गया, तो इसका आंसर होगा B इज लार्जर, बिकॉज C फिर छोटा हो गया ना, अक्रॉस अ पीरियड जाऊंगा तो छोटा होगा। अगर मुझसे पूछा जाए out of D and E which is larger, ये क्वेश्चन भी ऐड करो, out of D and E which is larger, तो look at D and E both are in the same group, और मैंने बताया था ना, in a group as I move down a group the atomic size increases, as I move down a group the atomic size increases, आज ही पढ़ा है। तो E बड़ा है D से, क्योंकि नीचे है E, D ऊपर है तो नीचे की तरफ आया तो बड़ा हो गया साइज, तो E is larger, so इसका आंसर E होगा। I hope the questions which I have discussed today are very, very clear. Okay, so I end up here. We will meet in the next video. Thank you.